हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो आज की क्लास हमारी सीरीज़ नंबर 9 तो हमने 20,000 MCQ सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसके आगे की अपकमिंग क्लास है। जो भी लोग इस क्लास को ज्वाइन किए हों, मैं उनको बता दूं कि जिनका भी अपकमिंग कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी में, एमपी में, बिहार में, किसी भी स्टेट के लिए आपका एग्ज़ाम हो, चाहे आप नॉर्सेट की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हों, ये क्वेश्चन उन सभी के लिए हेल्पफुल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अभी आप लोगों की एज एन रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अब आपको डेली जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी उसमें आपको 5 से 10 MCQ डेली का जो जीके जीएस होगा, जो कि हमारे नर्सिंग फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो आपको ऐड किया जाएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आ रहा है इस तरीके का जीके। इसलिए तो आज की क्लास भी उसी के बेस पर है। और जिनका भी अपकमिंग टाइम में एमपी के लिए एग्ज़ाम है, उनके लिए ऑफिशियल आंसर कीज अवेलेबल हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके उन पेपर्स को ले सकते हैं, या फिर आप जो ऑफिशियल ऐप है मेडिकल एंड नर्सेस हब की ऐप, वहाँ जाके उन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं एज यू एस, जहाँ से आपको ईजी रहे। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि रिसेंट में जितने भी अलग अलग जगह के एग्ज़ाम्स होते जा रहे हैं, आपको आंसर कीज अपडेट कर दी जाएंगी। तो अभी अपकमिंग अब नेक्स्ट मंथ में भी जो फरवरी है, इसमें आपका एमपी वालों का पेपर है, राजस्थान वालों का पेपर है। तो आप लोग जो भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं तो चैनल पे अपडेट किए जाते हैं, या फिर कहीं से भी आपको मिल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग उनको एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लिया कीजिए, ताकि आपके अपकमिंग जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, आपके लिए वो क्वेश्चन हेल्पफुल रहें। यदि जिन्होंने अभी तक हरियाणा की आंसर की नहीं देखी है, प्लीज़ देखिए कि वहाँ पर आपको जो आयुर्वेदा वाले क्वेश्चन थे, आई थिंक 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आयुर्वेदिक ऐड किए गए थे। कट ऑफ भी आ चुकी, ज़्यादा हाईएस्ट नहीं गई है। जो लोग अपनी आंसर की OMR आंसर की मैच करना चाहते हैं, तो वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट विल द नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट होने वाले हैं, तो कहाँ पर स्टार्ट होने हैं? ऑप्शन में है आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। तो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हैं, क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, कहाँ पे होने वाले हैं? 2023 में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 30 जनवरी से शेड्यूल किए गए हैं। कब से? 30 यूथ गेम्स स्टार्ट किए गए हैं कब से? 30 जनवरी 2023 से। कब से? 2023 से स्टार्ट किए गए हैं, और ये तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल में होने वाले हैं। याद रखना है आपको, तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल में होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। इसके पहले जो पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स यदि फर्स्ट टाइम पूछते हैं आपसे, 2018 में दिल्ली में होस्ट किया गया था, लेकिन अभी 5वीं बार है। 2023 में, 2018 में पहली बार हुआ था, अभी 5वीं बार है, और ये मध्य प्रदेश के भोपाल सिटी में होने वाला है, तात्या टोपे नगर स्टेडियम में। क्लियर? जो कि 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक होने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज द इंडिया हैज साइंड एन MOU अंडर विथ विच कंट्री टू इंट्रोड्यूस 12 चीता एनुअली। तो अभी ये चीता का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ था, यदि आप लोगों ने गौर नहीं किया है तो आई थिंक अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है हरियाणा में, उसमें पूछा गया है 12 चीता है। जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस देश के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है, इंडिया ने साइन किया है कि हर साल वो देश अब इंडिया के लिए 12 चीता, क्या है? 12 चीता है जो एक्सपोर्ट करेगा, मतलब देगा। साउथ अफ्रीका ने, केन्या ने, नामीबिया ने या फिर तंजानिया ने। तो कौन से अभी देश के साथ इंडिया ने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हर साल 12 चीता हैं जो दिए जाएंगे। तो ये अभी रिसेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, तो ये किया गया है किसके साथ? साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका अब एक जो एग्रीमेंट साइन किया है कि जिसमें हर साल 12, जो साउथ अफ्रीकन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि हर साल वो इंडिया को कितने 12 चीता है जो एक्सपोर्ट देगा अगले 10 साल तक, नेक्स्ट डिकेड तक, अगले 10 साल
हर 10 साल नेक्स्ट 8 to 10 ईयर तक हर साल 12 चीता है जो इंडिया के लिए दिए जाएंगे। जैसे अभी रिसेंट में किया गया था, कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे अभी जो 8 चीता है, नाम्बिया से लाए गए थे। एमपी का जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पे छोड़े गए थे। अब हर साल साउथ अफ्रीका इंडिया के लिए 12 चीता देगा। एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जो कि 8 से 10 साल तक कंटिन्यूस दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन। तो राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, नाउअडेज अभी रिसेंट में उसका नाम बदल दिया गया है। तो नया नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद उद्यान, अमृत उद्यान, शांति उद्यान या फिर आनंद उद्यान। अभी रिसेंट में बहुत सारे अलग अलग जगह रेलवे स्टेशन के नाम चेंज हो गए हैं, एयरपोर्ट्स के नाम चेंज हो गए हैं। अभी नाउअडेज रिसेंट में आई थिंक 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति भवन का जो गार्डन है वहाँ का नाम बदल के मुगल गार्डन नाम था पहले, अभी उसका नाम अमृत उद्यान रख दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द इन द अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 द इंडियन टीम डिफीटेड विच कंट्री टू विन द टाइटल। तो इंडियन टीम ने अभी रिसेंट में इंडियन टीम ने 2023 में अंडर 20 जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है जीता हुआ है इंडिया की टीम्स ने। तो ये किस देश को हरा के इन्होंने अपने नाम पे टाइटल किया? श्रीलंका को, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका की इंग्लैंड को। तो जो अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है 2023 में जीता है किसने? इंडिया ने, इंग्लैंड को हरा के। इंडिया ने जीता है वर्ल्ड कप किस देश को हरा के? इंग्लैंड को हरा के। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा अभी जो लोग हरियाणा का पेपर दे के आए थे CHO का, आप लोग देखिए, आपको इवन कॉमनवेल्थ से, टोक्यो ओलंपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट वन इज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो यहाँ पर तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कुछ ना कुछ एग्जाम में आपको आता है। तो एपिडेमियोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, जॉन स्नो, रोनाल्ड रॉस। तो एपिडेमियोलॉजी से आपको 5 क्वेश्चन तक एग्जाम में आते हैं। एक तो ट्रायड वाला आता है, एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट वाला क्वेश्चन, 3 ट्रायड सिस्टम है जो। फिर फादर कौन है? तो एपिडेमियोलॉजी के फादर के रूप में जाने जाते हैं कौन? जॉन स्नो। कौन जाने जाते हैं? जॉन स्नो को एपिडेमियोलॉजी के फादर के तौर पर जाना जाता है। एपिडेमियोलॉजी में स्टडी किसकी की जाती है कि जो पॉजिटिव एजेंट है वो किस तरीके से ह्यूमन बीइंग को, पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सब की स्टडी कहाँ पे की जाती है? एपिडेमियोलॉजी में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट्स। तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो कि रोडेंट्स के थ्रू होगी? हेपेटाइटिस A वायरस, इबोला वायरस, पोलियो वायरस या फिर नॉरवॉक वायरस। तो कौन सी यहाँ पर डिसीज़ है जो कि जो रोडेंट्स के थ्रू ट्रांसमिट होगी? तो ये जो डिसीज़ है यहाँ पर जो रोडेंट्स के थ्रू ट्रांसमिट होगी वो क्या है? इबोला वायरस। हेपेटाइटिस A वायरस तो डायरेक्ट फीकोलर रूट से ट्रांसमिट होगा। पोलियो वायरस है जो आपको, ये भी आपको होगा फीकोलर रूट से ही। फिर नॉरवॉक वायरस, तो ये भी जनरली जो नॉरवॉक वायरस है भी एक कंटेजियस वायरस है, इसके थ्रू लोगों में क्या होगा? डायरिया, वॉमिटिंग। और ये नोरो वायरस के थ्रू होगा। किसके थ्रू? नोरो वायरस के थ्रू होगा। इसका जो साइंटिफिक नाम है नॉरवॉक वायरस का क्या है? नोरो वायरस, जो कि आपको या तो गंदा खाना पीना खाने के कारण होगा और इसके कारण वॉमिटिंग वगैरह आपको होगी, डायरिया होगा। लेकिन जो इबोला वायरस है फ्रूट बैट, चमगादड़ के थ्रू होगा और मेनली ये आपकी लिवर सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स और फैगोसाइट सेल को अफेक्ट करेगा इबोला। इंडिया में जितनी भी डिसीज़ होती हैं आपने देखा होगा कि ये जो भी फर्स्ट केस निकलता है कभी कभी वो बहुत सारी डिसीज़ का, चाहे आप निपाह का ले लो, इबोला का ले लो, कोरोना का ले लो, सभी केस आपको केरला से होते हुए आपकी कंट्री में एंट्री करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। ज़रूरी नहीं जो डिसीज़ हमारे इंडिया में, जैसे कोविड को ले लो आप,
तो ये चाइना से होते हुए हमारे इंडिया में आई थी। फर्स्ट केस केरल में मिला था, फर्स्ट डेथ कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक में। तो इसी तरीके से यहाँ पर रोडेंट्स वाली डिसीज़ पूछिए, ज़रूरी नहीं आपको नेक्स्ट टाइम ऑप्शन में इबोला वायरस हो। इबोला की जगह आपको या तो H1N1 फ्लू दे सकते हैं, या फिर आपको जो बर्ड फ्लू के थ्रू डिसीज़ हो रही है वो आ सकता है। कुछ भी ऐसी डिसीज़ जो कि रोडेंट्स के थ्रू होती हैं, प्लेग हो गया आपको, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इबोला वायरस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, What information the nurse should consider while collecting the history of a child with suspected rheumatic fever? तो एज अ नर्स आप यदि हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर यदि किसी को rheumatic fever है तो यहाँ पर कौन सी हिस्ट्री आप कलेक्ट करेंगे? Lack of interest in food, a fever that started 2 days ago, vomiting for 2 days, a recent episode of pharyngitis। rheumatic fever होता किसके कारण है? ये होता है जनरली बीटा स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया के कारण। अब यदि बार बार आपको रिकरेंट मतलब बार बार फेरेंजाइटिस होता है तो आपके लिए डॉक्टर क्या कहेंगे? आपसे पूछा जाता है, फिर आपके टेस्ट किए जाएंगे, तो उसके बेस पर आपको रूमेटिक फीवर डायग्नोस किया जाएगा। तो बीटा स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया क्या है? इसके लिए पॉजिटिव एजेंट है। बार बार यदि आपको रिकरेंट रिसेंट में फेरेंजाइटिस हुआ है तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आपकी कलेक्ट की जाएगी। अकॉर्डिंग टू जॉन्स के एग्ज़ाम में आता है रूमेटिक फीवर के लिए 2 क्राइटेरिया यूज़ किए जाते हैं रूमेटिक हार्ट डिसीज़ के लिए एक्चुअल में। तो यहाँ पर एक होता है मेजर क्राइटेरिया, दूसरा होता है माइनर। ये किसके थ्रू है? जॉन्स के अकॉर्डिंग। जॉन्स के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो 2 तरीके के क्राइटेरिया अपनाए जाते हैं। जॉन्स कैफ पाल, यदि फुल नाम पूछें तो जॉन्स कैफ पाल। एक होता है मेजर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में आपका आता है जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, लुक्स लाइक अ हार्ट मतलब मायोकार्डाइटिस। क्या है? मायोकार्डाइटिस। नोड्यूल्स रहेंगे तो सबक्यूटेनियस हो सकते हैं, एरिथेमा मार्जिनेटम हो सकता है, और सिडेनम कोरिया। ये क्या है? मेजर क्राइटेरिया। फिर आता है माइनर। माइनर में आपका CRP बढ़ेगा, अर्थ्रैल्जिया होगा, फीवर होगा, ESR लेवल बढ़ेगा, PR इंटरवल बढ़ेगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगी। अब यहाँ पर ये दोनों इन्होंने क्राइटेरिया बताए, लेकिन इसको डायग्नोस कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पर पहले तो थ्रोट कल्चर लिया जाता है, क्योंकि फेरेंजाइटिस को टेस्ट करने में आपका थ्रोट कल्चर लिया जाएगा। एंटी स्ट्रेप्टोलाइलिन ओ टाइटर्स यहाँ पर क्या होगा? एलिवेट होगा। अब यहाँ पर प्लस आपके 2 मेजर क्राइटेरिया, मतलब जो यहाँ पर जॉन्स के अकॉर्डिंग मेजर क्राइटेरिया 5 दिए हुए हैं, इनमें से या तो 2 मेजर क्राइटेरिया हो या फिर 1 मेजर क्राइटेरिया और दूसरे में 2 माइनर क्राइटेरिया हो, तब कंफर्म किया जाता है कि पर्सन को रूमेटिक हार्ट डिसीज़ हुई है। क्लियर है? यहाँ पर क्या है? जॉन्स के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया है, एग्जाम में आपको आता है मेजर और माइनर क्राइटेरिया। नेक्स्ट वन, द ड्रग यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इज, तो कौन सी ड्रग है लेबर को इंड्यूस करने में यूज़ की जाती है? मिथार्जिन, अर्गोमेट्रिन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। जो मेडिसिन लेबर को इंड्यूस करने में यूज़ की जाती है वो क्या है? ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। ए बराबर सही तरीके से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लाएगी, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, सर्वाइकल डायलिटेशन होगा, तब जाके बेबी बाहर आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन को PPH कंट्रोल करने में भी यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ये भी आपको एग्जाम में आते हैं, मिथार्जिन, अर्गोमेट्रिन, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन या फिर ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल द PPH, तो एक ही ड्रग है, वो क्या है? ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। पिटोसिन फॉर्म में जनरली आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट वन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ इज, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे आपकी ग्रोथ और हेल्थ है जो सही रहे, ज़रूरी है, और आपको नॉरिशमेंट, नेचुरल साइंस या फिर न्यूट्रिशन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आपकी ग्रोथ और हेल्थ के लिए खाना ज़रूरी है, वो कौन सी प्रोसेस है? वो है आपका न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश। यहाँ पर मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? राजस्थान के एग्जाम में भी आया था आपको।
जिनको याद हो। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन हार्ट में तो 4 होते हैं। अब फिश में कितने होंगे? 2, 5, 3, 4। तो फिश में 2 चैम्बर होते हैं, ओनली एट्रियम और वेंट्रिकल। ये देखिए एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं। और बाकी का काम इनमें गिल्स और जो सिस्टमेटिक कैपिलरीज हैं वो कर देते हैं। यदि फिश के हार्ट में पूछे 2 चैम्बर होते हैं, वेंट्रिकल जो कि ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, जो हार्ट से ब्लड को बाहर निकालेगा, और एट्रियम रिसीव करेगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। तो ईडीडी कैसे कैलकुलेट की जाती है? जॉन्स फार्मूला से, नेगल्स फार्मूला से, वुड्स फार्मूला से कि रॉबर्ट फार्मूला से? तो आपने चारों फार्मूला पढ़े हैं नर्सिंग में। मेनली आपने जॉनसन फार्मूला पढ़ा है और नेगल्स पढ़ा है। तो कौन से फार्मूला से यह जो ईडीडी कैलकुलेट की जाती है? तो वो है यहाँ पर आपका नेगल्स फार्मूला। क्या है? नेगल्स फार्मूला। और जो जॉनसन्स फार्मूला है जो कि फीटल वेट को, यदि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में फीटस है यूट्रस में ही, तो वहाँ पर कितना वेट है उस फीटस का आप सोनोग्राफी करवाते हैं, तब आपने देखा होगा कि आपकी सोनोग्राफी में लिख दिया जाता है कि बच्चा 2.5 kg का है, 500 ग्राम का है, या फिर बच्चे का वजन 2 किलो से ज़्यादा है। तो ये चेक किया जाएगा। तो ये पता किया जाता है क्योंकि आपके यूट्रस में या फिर डायरेक्ट आपके जो गर्भाशय है उसमें आपके डायरेक्ट कोई भी मशीन सेट करके तो पता नहीं किया जाएगा कि बच्चे का वजन यूट्रस में कितना है। तो इसमें अपनाया जाता है क्या? जॉन्स फार्मूला, और इसके अकॉर्डिंग फीटल वेट है जो ग्राम में निकाल के लाया जाता है। नेगल्स फार्मूला यूज होता है ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए। बेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट फार्मूला है ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ दैट फैसिलिटेट्स ऑर्गन डोनेशन पर्टेन्स टू द सजेशन ऑफ। तो डेथ है जो लीगल डेफिनेशन क्या है डेथ की, मरने की लीगल डेफिनेशन क्या है? क्या स्टॉप होगा, सजेस्ट होगा, बंद होगा जब हम कंसीडर करेंगे कि पर्सन लीगली मर चुका है? पल्स, फंक्शन ऑफ द ब्रेन इन इट्स एंटायरिटी, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस। क्या किसके थ्रू आप बताएंगे कि पर्सन की है जो डेथ हो चुकी है लीगली? तो यहाँ पर जब भी आपको ये पूछा जाता है तब आता है ब्रेन। क्या है? जब आपका दिमाग काम करना बंद कर जाए, पूरे तरीके से सजेस्ट हो जाए, सजेस्ट का मतलब स्टॉप होना, तब क्या किया जाएगा? पर्सन को लीगली डेथ कंसीडर किया जाएगा। इसकी स्टेज आती हैं एग्ज़ाम में आपको, जो बॉडी के डेथ होने के बाद राइगर मॉर्टिस, स्टिफनेस, ये सब स्टेज आती हैं आपको। तो आपको एक बार अपने वो पॉइंट्स हैं क्लियर रखना है। एग्ज़ाम में आपको आते हैं कि बॉडी कब डिकम्पोजिट होना स्टार्ट होती है, कब राइगर मॉर्टिस होगा, कितने टाइम के बाद बॉडी ठंडी पड़ने लगती है, कितना रूम टेम्परेचर पर बॉडी कंटिन्यूस क्या हो डिकम्पोजिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर लीगल डेथ के लिए यदि आप, क्योंकि यदि आपके जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं उसमें कुछ स्टॉपेज देखने को मिलती है तो पर्सन को वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है, लेकिन ब्रेन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो स्पर्म का प्रोडक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होगा? ओव्यूलेशन के, oogenesis के, स्पर्मेटोजेनेसिस के, या फिर जेस्टेशनल के? किस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का प्रोडक्शन होगा? ओव्यूलेशन में एग रिलीज होगा, oogenesis में क्या होगा? जो ओवा है उसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और जेस्टेशनल का मतलब है प्रेगनेंसी स्टेज। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक ड्रग लैक्स एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन? यहाँ पर ये देखिए कौन सी एनाल्जेसिक ड्रग है, NSAID मेडिसिन हमने पढ़ी है। तो यहाँ पर उनमें से ऐसी कौन सी एनाल्जेसिक ड्रग है जिसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं है, मतलब वो एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर काम नहीं करेगी, ओनली एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक के तौर पर ही काम करेगी। पिरोक्सिकेम, डाइक्लोफेनेक सोडियम, आइबुप्रोफेन, या फिर पैरासीटामोल?
कौन सी मेडिसिन है जिसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं है लेकिन वो एक एनाल्जेसिया है, एनाल्जेसिक है? तो वो है आपकी यहाँ पर पैरासिटामोल। एसिटामिनोफेन और पैरासिटामोल दोनों सेम है और ये क्या है, एनाल्जेसिक की तरह काम करेंगी, एंटीपायरेटिक की तरह काम करेंगी, लेकिन ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का काम नहीं करेंगी। क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की तरह काम नहीं करेंगी पैरासिटामोल। यदि आपको पैरासिटामोल की जगह एग्जाम में ऑप्शन में एसिटामिनोफेन आ जाए तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही मेडिसिन हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा है? ब्लैडर, किडनी, रेस्पिरेटरी या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम? तो मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है यहाँ पर क्या, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। पर्सन को जनरली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कब होता है? हॉस्पिटल में आने के 48 घंटे के बाद। कब? हॉस्पिटल में आने के 48 घंटे के बाद और सबसे पहले पर्सन को निमोनिया डेवलप होता है। आप खुद यदि हॉस्पिटल में रुकेंगे 48 घंटे, उसके बाद आपको कोल्ड, कफ, सर्दी इस तरीके से सबसे पहले होगा, देन आफ्टर कुछ और प्रॉब्लम होगी। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि जो सबसे पहले सिस्टम अफेक्ट होगा वो क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वन, नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड इन ह्यूमन बीइंग इज। तो ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है? 250 दिन, 270 दिन, 280 दिन या फिर 300 दिन? कितना टाइम पीरियड प्रेगनेंसी में नॉर्मल होगा? तो ये होता है कितना, 280 दिन। कितना? 280 डेज। नेक्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी साइन है प्लेसेंटल एक्सपल्सन के, सॉरी प्लेसेंटा सेपरेट होने के, डिटैच होने के, किसी एक को छोड़कर। राइज ऑफ टेम्परेचर, लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एट वुल्वा, शिवरिंग या फिर गस ऑफ ब्लड। तो सब कुछ देखने को मिलेगा लेकिन ब्लड जो बॉडी का टेम्परेचर है नहीं बढ़ेगा। 3 क्लासिकल साइन होते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन होता है और किस स्टेज में होता है? 3rd स्टेज ऑफ लेबर में। पहली स्टेज में तो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, दूसरी स्टेज में क्या होगा कि जो बेबी है, फीटस है, वो बाहर आएगा। फिर आती है तीसरी स्टेज, 3rd स्टेज में प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होगा और इस स्टेज में वेजाइना के थ्रू ब्लड है, जो फ्रेश ब्लड है जो बाहर आता हुआ दिखेगा, गस ऑफ वेजाइन ब्लड होगा यहाँ पर। फंडस है जो क्या होगा, यूट्रस, फंडस ऑफ द यूट्रस राइसेस अप एंड द यूट्रस बिकम्स फॉर्म्स एंड ग्लोबुलर। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग होगी, वेजाइना के बाहर दिखाई देगी आपको। और यहाँ पर कॉर्ड डज नॉट रिट्रैक्ट व्हेन प्रेस द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस। शिवरिंग होती है, क्यों होगी? क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर किसी भी केस में नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट पिल ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टार्ट्स ऑन विच डे आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बाद क्या है? मेंस्ट्रुएशन के बाद है जो पहली पिल है, कब दी जाती है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ओसीपी पिल से कब स्टार्ट की जाती है? 1st, 3rd, 5th या फिर 7th डे? तो ये स्टार्ट की जाती है जनरली 5th डे से। कब से? 5th डे से। नेक्स्ट वन इज विच वन इज नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो इनमें से कौन सी है जो नेचुरल मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन की? बेसल बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग, सेफ पीरियड, रिदम मेथड या फिर फॉर्म टैबलेट्स। तो नेचुरल मेथड कॉन्ट्रासेप्शन की जो नहीं है वो है फॉर्म टैबलेट, रिदम है, सेफ पीरियड है, बेसल बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग है। क्योंकि जैसे जैसे ओव्यूलेशन पास आता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो क्या है नेचुरल मेथड में आएगा सेफ पीरियड। तो पीरियड्स एंड होने के बाद के 5 डेज हैं जो सेफ पीरियड में कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट वन, द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स प्राइमरी हेल्थ केयर एट ग्रास रूट लेवल इन द कम्युनिटी। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है प्राइमरी हेल्थ केयर के जो काम है यहाँ पर ग्रास रूट लेवल तौर पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, मतलब सबसे निचले तरीके से? PHS, सब सेंटर, CHC या फिर FHC।
तो यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ केयर ग्रास रूट लेवल पर प्रोवाइड करवाई जाती है वो होते हैं सब सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। नेक्स्ट वन, द ऑर्गेनाइजर फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ PHC। यदि कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाई जानी है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तो उसका ऑर्गेनाइजर कौन होगा? मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ सुपरवाइजर, पब्लिक हेल्थ नर्स या फिर हेल्थ इंस्पेक्टर। तो PHC लेवल पे यदि कुछ भी ऑर्गेनाइज होना है, कोई प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करवाया जाना है तो वो काम करेगा कौन? मेडिकल ऑफिसर। और यदि सब सेंटर पूछे तो एक CHO है जो ये काम कर सकता है। नेक्स्ट वन इज a notebook carried by health worker during home visit and the information written in the proper record on return to health center। तो एक नोटबुक लेके जाते हैं हेल्थ वर्कर जब भी होम विजिट के लिए जाते, बैकबोन कहा जाता है होम विजिट को नर्सिंग में। तो होम विजिट करने जाते हैं जब आप तो उसमें पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह लिख के आते हैं पेशेंट की और वापस लाके वो हेल्थ सेंटर में आप सबमिट करते हैं। तो ये क्या है? इंसिडेंटल रिपोर्ट आप कलेक्ट करते हैं, फैमिली फोल्डर है, विलेज रिकॉर्ड है कि डेली डायरी है? ये कौन सी नोटबुक होगी जिसमें आप पूरा डेटा कलेक्ट करके लाके हेल्थ सेंटर में सबमिट करेंगे? तो ये होगी आपकी डेली। अ न्यू इनिशिएटिव फॉर चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन फॉर बर्थ डिफेक्ट्स, डिसीज, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंटल डिले। अब देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन यदि ध्यान से देखते हैं, ये अभी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। आई थिंक कि महाराष्ट्र CHO में क्वेश्चन आया है, वहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछा था, उसमें भी इसी तरीके से पूछा गया था कि एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें बच्चों की स्क्रीनिंग और अर्ली इंटरवेंशन किया जाएगा। बर्थ से लेके किस एज तक पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जन्म के टाइम पे यहाँ पे जन्म से लेके जो भी डिफेक्ट है, डेफिशिएंसी, डेवलपमेंटल डिले है और डिसीज़ है, 4Ds हैं यहाँ पर इसमें ऐड किए गए हैं जन्म से लेके 18 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों में, बर्थ टू 18 ईयर्स तक में। तो ये कौन सा प्रोग्राम है? NSSK, RBSK, JSSK या फिर JSY? तो यहाँ पर एक है NSSK। क्या है? NSSK, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। क्या है? नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। फिर है यहाँ पर दूसरा RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना लास्ट में है जो। वे चारों में से आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर स्क्रीनिंग है और इंटरवेंशन है बर्थ से लेके 18 साल तक की एज ग्रुप में। तो ये है RBSK प्रोग्राम। कौन सा? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट वन इज द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स केम इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से हैंडल करना है, इसके लिए एक रूल लाया गया था इंडिया में। तो कब आया था? 28 जुलाई 1998 में, 28 जून 1998, 28 जुलाई 1999, फिर 28 जून 1999 में। तो BMW मैनेजमेंट और हैंडलिंग के तहत एक रूल लाया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये कब इनेक्ट हुआ था? तो हुआ था इंडिया में 28 जुलाई 1998 से 28 जुलाई 1998 से इसको स्टार्ट किया गया था। MTP एक्ट आएगा आपको, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आएगा, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज आ सकती हैं आपको, या फिर पास्को एक्ट आ सकता है, जुवेनाइल एक्ट आ सकता है। ये हमने नर्सिंग में आपके आई थिंक जो जुवेनाइल, पास्को, ये सभी एक्ट कब पढ़े हैं? 3rd ईयर और 2nd ईयर में आपने पूरे एक्ट वगैरह पढ़े हैं, लेकिन आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट वन इज सडन अटैक ऑफ शिवरिंग अकम्पनीड बाय रैपिड राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज। सडन अटैक ऑफ शिवरिंग, अचानक से आपको ठंडी लगती है जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, तो ये क्या है? क्राइसिस है, राइगर है, लाइसिस है कि हीट एग्जॉशन है? तो सडन अटैक ऑफ शिवरिंग जो आपको कपकपी लगती है वो अचानक से आपको कंटिन्यू 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू रहती है और आपका बॉडी टेम्परेचर एक पीक लेवल पे पहुंच जाता है, वो कहलाता है राइगर। ये चीज़ मैंने अपने बेटे में होते हुए कई बार देखी है, जो कि एज एन फिट्स से भी यदि फिट्स आते हैं तो वो 2-3 मिनट में ठीक हो जाते हैं, लेकिन राइगर का जो अटैक होता है 5-5, 10-10 मिनट तक कंटिन्यूस चलता है, जिसमें पर्सन को, और एक क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो मसल्स है उतनी हीट, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बन रहा है
उसको हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तब आपको क्या आता है, राइगर्स अटैक आना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत फास्ट तरीके से पीक लेवल पे पहुंच जाता है। और जब बॉडी का टेम्परेचर 103 या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहीट पे होता है तभी राइगर्स अटैक आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा शिवरिंग होगी, चाहे आप कितना भी कवर कर दो। या फिर कवर यदि आप ज़्यादा कवर करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा हाई होगा। ऐसे केस में आपको करना क्या है, यदि किसी को भी राइगर्स आते हैं तो आपको विंडोज़ ओपन करनी है और जो ल्यूक वार्म वाटर है उससे स्पंजिंग करना है। लेकिन जब राइगर अटैक आ रहा हो उस टाइम पर कभी भी स्पंजिंग आप ना करें, अदरवाइज पर्सन को और ज़्यादा राइगर्स आएंगे। वैसे केस में आप पर्सन को वार्म लिक्विड फ्लूइड है जो दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ विटामिन ए डोज गिवन टू बेबी अप टू 3 ईयर ऑफ एज। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए के टोटल कितने डोज दिए जाते हैं। तो 3 साल तक के एज ग्रुप में कितने डोज दिए जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। तो विटामिन ए के 3 साल तक के एज ग्रुप में 5 डोज हैं जो दिए जाएंगे। कितने, 5 डोज हैं जो दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द वैक्सीन दैट शुड नॉट बी गिवन टू द बेबी ऑफ HIV पॉजिटिव मदर। तो यदि माँ HIV पॉजिटिव है, माँ को यदि HIV पॉजिटिव है तो जो बेबी बॉर्न हुआ है उसको कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, BCG या फिर DPT। तो यदि माँ को HIV पॉजिटिव है और जो बच्चा हुआ है तो उसमें भी चांस हो सकते हैं, तो ऐसे बेबी में आप BCG वैक्सीन नहीं देंगे, क्योंकि जो BCG वैक्सीन हम देते किससे बचाने के लिए, TB से बचाने के लिए। इनकेस बच्चे को क्या है, HIV पॉजिटिव माँ से जो बच्चा हुआ है, इनकेस बच्चे को भी एड्स से HIV होता है, तो जो BCG वैक्सीन के जो आपने दिया तो प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन जो इनके इनएक्टिवेटेड जो भी यहाँ पर कंटेंट यूज़ किया गया है वो बच्चे को और ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। इसीलिए 2 वैक्सीन है एज एन स्टडी के तौर पर हम कहें या फिर रिसर्च के तौर पर देखते हैं तो एक तो OPV को और दूसरा BCG। लेकिन फर्स्टली BCG को कंसीडर किया जाता है कि यदि माँ HIV पॉजिटिव है और जो बच्चा हुआ है तो उसको BCG नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज विच रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। तो एक कोरोनरी आर्टरी डिसीज है इनमें से जो कि रेस्ट करने से और नाइट्रोग्लिसरीन देने से ठीक हो जाएगा, मतलब थोड़ा रिलीफ मिलेगा, ठीक तो नहीं होगा, रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। तो कौन सी है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना, अरिथमिया या फिर हार्ट ब्लॉक। तो ऐसी कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसमें आपने थोड़ा रेस्ट किया और सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन आपको दे दी तो है एंजाइना। क्या है, एंजाइना अटैक और चेस्ट पेन, जिसमें आपको सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाएगा अंडर द टंग और थोड़ा रेस्ट करने से आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस के फादर कौन है, इवान पाब्लो, विलियम वुंडर, सिगमंड फ्रूड या फिर विलियम्स जेम्स। तो यहाँ पर जो साइको एनालिसिस के फादर हैं वो है सिगमंड फ्रूड। कौन है, सिगमंड फ्रूड। नेक्स्ट वन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय। हमने ये हाइड्रोसेफेलस में बहुत अच्छे से पॉइंट पढ़ा है CSF का। तो CSF फ्लूइड कहाँ से सीक्रेट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से, सेरिबेलम, कोरोइड प्लेक्सस या फिर सेरिब्रम। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीक्रेट होता है कहाँ से, कोरोइड प्लेक्सस से। कहाँ से, कोरोइड प्लेक्सस से सीक्रेट होता है। जब यदि यही ज़्यादा हो जाए तब पर्सन को क्या डेवलप होता है, स्पाइनल फ्लूइड का लेवल ज़्यादा हो जाए, दैट मीन्स कोरोइड प्लेक्सस ने बहुत ज़्यादा सीक्रेशन किया और एक्यूमुलेशन हो गया आपकी बॉडी में, प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाया, तब होता है हाइड्रोसेफेलस। जो बड़े सिर वाला आपने बच्चा देखा है वही। नेक्स्ट वन इज मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग। तो मायोपिया में किसके थ्रू ट्रीट किया जाएगा, सिलेंड्रिकल लेंस से, बायोफोकल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस से। तो मायोपिया करेक्ट किया जाता है किससे, कॉनकेव लेंस से। किससे, मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस से जो यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स जो फार साइटेडनेस है उसके लिए यूज़ किया जाएगा, हाइपर मेट्रोपिया के लिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अ टर्म बेबी
which have hypoglycemia, blood glucose level will be। यदि बच्चा हाइपोग्लाइसेमिक है, टर्म बेबी है, 37 वीक के बाद पैदा हुआ है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होगा यदि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो लेस देन 20 mg पर DL, लेस देन 70 mg पर DL, लेस देन 30 mg पर DL, या फिर लेस देन 50 mg पर DL। तो यदि बच्चा टर्म बेबी है और हाइपोग्लाइसीमिक है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा लेस देन 50 mg पर DL। कितना? लेस देन 50 mg पर DL। जनरली होता तो है 40 mg पर DL से भी कम, लेकिन यदि यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ लाइफ की बात करें तो 40 से 60 mg पर DL होगा, लेकिन दूसरे दिन 50 से 90 mg पर DL। यदि यहाँ पर डायरेक्ट टर्म बेबी के लिए पूछें तो 50 mg पर DL से भी कम होगा यदि बच्चा कैसा होगा, हाइपोग्लाइसेमिक होगा। तो ये देखिए यहाँ पर आप चाहें तो इसका एक है जो नोट डाउन कर सकते हैं कि फुल टर्म इन्फेंट है जिसका जो 72 घंटे से भी ज़्यादा होगा उसके बॉर्न हुए, तो उसका यदि हाइपोग्लाइसेमिक कैटेगरी पूछें तो लेस देन 60 mg पर DL होगा। लेकिन फुल टर्म न्यूनेट जिसको 72 घंटे 0 से 72 घंटे हुए हैं तो 40 mg पर DL से कम, और जिसको 0 to 72 घंटे हुए हैं लेकिन बच्चा प्री टर्म है, बच्चा प्री टर्म न्यूनेट है, तब लेस देन 50 mg पर DL। यहाँ पर कहा है कि टर्म बेबी है, बेबी टर्म है मतलब 37 वीक के बाद हुआ है लेकिन हाइपोग्लाइसेमिक है तो उसका ग्लूकोज लेवल कितना होगा, 50 mg पर DL से भी कम। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन परफॉर्मिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस और स्टेप ऑफ एब्डोमिनल असेसमेंट। तो एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा, तो जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो होता है आपका इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकसन एंड पाल्पेशन। यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन इसलिए नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पाल्पेशन और परकसन इंस्पेक्शन और ऑस्कल्टेशन के बाद किए जाते हैं। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन पहले होगा, फिर ऑस्कल्टेशन होगा, परकसन होगा और पाल्पेशन होगा। Which one of the following is the main target of family welfare program। तो कौन सा है जो एक मेन टारगेट है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के लिए। कपल्स इन द फर्टाइल एज, चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स, वुमेन आफ्टर फर्टाइल एज, या फिर मेल आफ्टर फर्टाइल एज। तो यहाँ पर है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का मेन टारगेट क्या होता है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो हम कैसे रोकेंगे, ऑप्शन में है यहाँ पर कि कपल फर्टाइल एज ग्रुप में, तो फर्टाइल एज ग्रुप में का मतलब है 45 ईयर्स एज ग्रुप तक के कपल में मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। फिर है यहाँ पर चिल्ड्रन जिनकी एज 12 साल से कम है, या फिर वुमेन जो फर्टाइल एज के बाद की हैं, दैट मीन्स मेनोपॉज वाली वुमेन, या फिर मेल आफ्टर द फर्टाइल एज। तो अब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का मेन टारगेट रखा जाता है ऐसे कपल जो फर्टाइल एज ग्रुप में है, दैट मीन्स जिनका जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो क्या है, कंटिन्यू है। तो उनके लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा, ना कि 12 साल से कम एज के बच्चों को, ना ही सिंगल किसी वुमेन को फर्टाइल एज के बाद, या ना ही किसी सिंगल मैन को फर्टाइल एज के बाद। फर्टाइल एज हो गई आपकी, फिर आप में रिप्रोडक्शन की क्षमता ही नहीं बचेगी, तो उन कपल्स को क्यों फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में टारगेट किया जाएगा। सो फर्स्ट थिंग, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का जो मेन टारगेट होगा वो क्या होगा, कपल्स इन द फर्टाइल एज। कौन से कपल, फर्टाइल एज ग्रुप के कपल, 45 ईयर्स एज ग्रुप तक के कपल, 15 से 45 साल तक की एज ग्रुप के कपल को मेन यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना प्रोवाइडिंग अ हेल्थ कवर ऑफ रुपीज़। तो आयुष्मान भारत योजना एग्जाम में आपको आती है, हमेशा आती है, इसकी लॉन्च डेट पूछी जाती है, या फिर इसमें क्या है जो आपके लिए कितना अमाउंट है जो गवर्नमेंट देती है आपके लिए। तो यहाँ पर है आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना में कितना कवर अमाउंट है जो दिया जाता है हेल्थ के लिए, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, 5 लाख पर इंडिविजुअल इन फैमिली, 5 लाख पर फैमिली पर 2 ईयर्स, या फिर 5 लाख पर फैमिली ओनली 1 टाइम। तो जो आयुष्मान भारत योजना है
इसका पूरा नाम क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके तहत यहाँ पर जो अमाउंट दिया जाता है एक फैमिली के लिए कितना होता है? वो होता है 5 लाख, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, एक साल में 5 लाख। लॉन्च डेट पूछते हैं आयुष्मान भारत योजना की, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, PMJY स्कीम जिसको हम कहेंगे। तो ये लॉन्च हुई थी 23 सितंबर 2018 को। कब? 23 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम पूछते हैं तो PMJY स्कीम। इसके तहत एक फैमिली को 5 लाख रुपीस तक है जो हेल्थ के लिए कवर अप किया जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट एंड फंक्शनिंग एट स्टेट हेडक्वार्टर। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको CHO एग्जाम में मेनली आने के चांसेस रहेंगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं किसी भी स्टेट के, और जो स्टेट में जितने भी काम कर रहे हैं जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के तहत, तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? स्टेट में स्पेशली हर एक स्टेट के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है तो उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट करवाएगी? जैसे गांव लेवल पर यदि बात की जाती है, आपका जो पंचायत का 3 टायर सिस्टम हो जाता है कि गांव में यदि बात हो रही है तो सरपंच वहां के सभी काम करवा देता है। यदि आपकी बात हो रही है यहाँ पर ज़िले में तो कलेक्टर का काम होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कि स्टेट लेवल पर जितने भी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के काम रहेंगे उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट करोगी? ऑप्शन में है यहाँ पर द डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो, द नेशनल फैमिली वेलफेयर ब्यूरो, द स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो या फिर द इंटरनेशनल फैमिली वेलफेयर ब्यूरो। तो ये पूरा काम है जो कौन करेगा? तो ये सभी काम करेगा स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो। कौन करेगा? स्टेट लेवल पे यहाँ पर कहा है कि पूरे जो राज्य है उस राज्य में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं तो वहाँ पर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करवाने का काम कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट करेगी? तो वो करेगी द स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेग्नेंट वुमेन विथ हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन इन द फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इज कंसिडर्ड एनीमिक। क्वेश्चन देखिए, WHO के अकॉर्डिंग कोई यदि प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितने से कम जाएगा तब उसको एनीमिया कंसीडर किया जाएगा। दैट मीन्स इस लेडी के लिए क्या है? एनीमिया हो गया है प्रेगनेंसी में। तो पहले और तीसरे ट्राइमेस्टर में टोटल 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर की बात हो रही है। तो कितना हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा कि उसको कंसीडर किया जाएगा कि इस लेडी के लिए क्या है? एनीमिया है। 11 ग्राम पर DL, 14 ग्राम पर DL, 12 ग्राम पर DL या फिर 13 ग्राम पर DL। अब यहाँ पर ओनली कहा है कि एनीमिया है, यहाँ पर माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी नहीं पूछी है। तब आपको कहना है 11 ग्राम पर DL। कितना? 11 ग्राम पर DL से कम है, दैट मीन्स क्या है? एनीमिया है प्रेगनेंसी में। लेकिन जब WHO के अकॉर्डिंग आपसे पूछते कि प्रेगनेंसी में एनीमिया का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल यदि 11 से भी कम होता है, कितना? लेस देन 11 तो हो गया क्या यहाँ पर? एनीमिया है। अब लेकिन यहाँ पर आपको कहते हैं कि 9 से 11 के बीच में है, मतलब 11 से और ज़्यादा कम चला गया तब क्या होगा? माइल्ड। फिर यदि यहाँ पर कहते हैं कि मॉडरेट है तो 7 से कितना होगा? 8.9। सीवियर में यदि आपको पूछते हैं, यदि यही क्वेश्चन यहाँ पे आपको कहें हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 7 ग्राम पर DL है प्रेगनेंसी में, तो क्या है? ये सीवियर एनीमिया की कंडीशन। बिलो 11 है तो माइल्ड है, एनीमिया की कैटेगरी का माइल्ड है। कितना? 9 से 11। अब 7 से 9 के बीच का पूछे, लेस देन 7 पूछते हैं तो सीवियर आएगा। वेरी सीवियर में होगा 4 ग्राम पर DL। तो आपको ये जो इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप चाहे इसको नोट डाउन कर लें या फिर अपने दिमाग में सेट करके रखें, एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर
द बर्थोलिन्स ग्लैंड आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज़ लोकेटेड एट। तो जो बर्थोलिन ग्लैंड है इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो ये कहाँ पर होती हैं? इनसाइड द यूट्रस, इनसाइड द ओवरीज, आउटसाइड ऑफ सर्विक्स, या फिर ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइना। तो जो बर्थोलिन ग्लैंड होती है, कौन सी बर्थोलिन ग्लैंड होती हैं, ये होती हैं कहाँ पर? वेजाइना के दोनों साइड। कहाँ पर? वेजाइना के दोनों साइड होती हैं। और ये क्या काम करती हैं? होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही ऑर्गन है, तो कहाँ पर होती हैं? वेजाइना के दोनों साइड, ऑन अदर साइड ऑफ वेजाइना। और इनका काम क्या होता है कि एक फ्लूइड सीक्रेट करती हैं। बर्थोलिन ग्लैंड क्या करेंगी? एक फ्लूइड को सीक्रेट करेंगी, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल फ्लूइड को सीक्रेट करती हैं, वैसे ही बर्थोलिन ग्लैंड भी क्या करेंगी? एक फ्लूइड सीक्रेट करेंगी जो वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम करेगा। इनकेस कुछ जो बर्थोलिन ग्लैंड की डक्ट्स है वहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर जो फ्लूइड वो सीक्रेट कर रही हो क्या होगा? कलेक्ट होगा, और वो क्या काम करेगा? सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर आपको यदि बर्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन पूछे तो ये क्या करेंगी? फ्लूइड सीक्रेट करती हैं जो वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम करेगा। और पूछें कि कहाँ पर होती हैं, तो ये होती हैं वेजाइना के दोनों साइड, ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर डेंजर साइन फॉर अ वुमेन इन लेबर इज। तो यदि लेबर पेन आ रहे हैं उसी टाइम पर डेंजर साइन क्या होंगे? सीवियर हेडेक विथ ब्लड विजन, टायर्डनेस, ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो डेंजर साइन यहाँ पर क्या होंगे किसी भी वुमेन में लेबर के टाइम पर? तो टायर्डनेस नॉर्मल सी बात है, पेन आते हैं जब लेबर पेन तब फील होगी टायर्डनेस। ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज होगा, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन आएंगे जो कि रेगुलर इंटरवल में आएंगे, और जो कि एक नॉर्मल साइन है किसका? ट्रू लेबर पेन का। लेकिन यदि लेबर में साथ में आपको सीवियर हेडेक और ब्लड विजन हो रहा है, तो ये दोनों साइन किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं? ये करते हैं जब प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपका फ्लक्चुएट हो रहा हो तब। तो ये क्या होंगे? ये माने जाएंगे डेंजर साइन, बाकी सभी यहाँ पर नॉर्मल साइन है। नेक्स्ट वन, इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन इन द फेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं आपने उनके फेस पे देखा होगा, दोनों चीक्स पर, नोज पर, फोरहेड पर और चिन पर आपको पिगमेंटेशन के कारण ब्लैक ब्लैक डॉट्स टाइप से दिखाई देंगी। तो उनके लिए क्या कहेंगे हम? लाइना नियाग्रा, हिस्टीरिया ग्रेविडा, कोलाज्मा, या फिर कैपट मेडियोसा। तो लाइना नियाग्रा का मतलब होगा कि जो एक्सीफेस्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक जो लाइन होती है वो होगी। हिस्टीरिया ग्रेविडेरम का मतलब होगा जो स्ट्रेच मार्क रहेंगे थाई पर, एब्डोमेन पर। कोलाज्मा का मतलब होगा प्रेगनेंसी में जो फेस मास्क, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रेगनेंसी फेस मास्क कहते हैं, वो कहलाता है कोलाज्मा। और यहाँ पर पिगमेंटेशन के कारण फेस पर, चिन पर बटरफ्लाई टाइप से आपको दिखाई देंगे। दोनों गाल हो गई, नोज हो गई, चिन हो गई और फोरहेड हो गया। यहाँ पर पिगमेंटेशन के कारण जो स्पॉट्स आपको दिखेंगे वो कहलाएगा कोलाज्मा। लेकिन जब यही कोलाज्मा नॉन प्रेगनेंसी में होते हैं तो वो कहलाता है मेलाज्मा। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन कैन बी कॉज्ड ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। तो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है सभी के कारण, किसी एक को छोड़कर। डिहाइड्रेशन, आयरन सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, ओपिएट एनाल्जेसिया। तो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हार्ड स्टूल आ रहा है, पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस सब के कारण होगी। डिहाइड्रेशन के कारण होगी, यदि आप पानी वगैरह प्रॉपर नहीं पिएंगे तो आपको होगा कॉन्स्टिपेशन, इसीलिए कहा जाता है कि आप बार बार लिक्विड डाइट लें, पानी पिएं। आयरन सप्लीमेंट्स के कारण, जब पेशेंट को आयरन टैबलेट दी जाती हैं तब उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि आपका स्टूल ब्लैक कलर का होगा, साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिपेशन भी फील होगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। फिर आता ओपिएट एनाल्जेसिया, तो इसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। लेकिन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ये चीज़ भी आपको बतानी है। और यहाँ पे कहा है कि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन सबके कारण होगा, किसी एक को छोड़कर, तो होगा फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज टू द अनबॉर्न चाइल्ड
थ्रू द प्लेसेंटा, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ क्या हो रही हैं, ट्रांसफ़र हो रही हैं अनबॉर्न चाइल्ड में प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा बीच में क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन का काम कर रहा है, आपके चैनल का काम कर रहा है। तो ये एंटीबॉडी माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही है अनबॉर्न चाइल्ड में प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी, पैसिव, एक्टिव, ह्यूमोरल या फिर हर्ड इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी कहलाएगी आपकी पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज लिंक्ड विथ इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो कौन सा टर्म है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, एंडोमेट्राइटिस, वेजाइनाइटिस, सर्वाइसाइटिस या फिर साल्पिंजाइटिस। तो कौन सा टर्म यहाँ पे आपका यूज़ किया जाएगा, किसके लिए, फैलोपियन ट्यूब के इन्फेक्शन के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए। तो वो होगा यहाँ पर साल्पिंजाइटिस। क्या होगा, साल्पिंजाइटिस। एग्जाम में आया था आपको लास्ट टाइम CHO में। तो फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता, साल्पिंजाइटिस। एंडोमेट्राइटिस का मतलब होगा यूट्राइन लाइनिंग है जो, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होना जो कि यूट्रस की लेयर्स को अफेक्ट करेगा, तीनों लेयर्स को। फिर वेजाइना का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, वेजाइनाइटिस, और सर्विक्स का सर्वाइसाइटिस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द मेन कंपोनेंट ऑफ एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर और द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के सभी कंपोनेंट हैं किसी एक को छोड़कर, कौन सा है जो नहीं है, रिससिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न विथ हाइपोक्सिया, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो न्यूबॉर्न के लिए यहाँ पे पूछा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में सभी पॉइंट्स आएंगे किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो नहीं है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का पार्ट नहीं है वो होगा बिहेवियरल प्रॉब्लम। बेचारा जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें कौन सी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी। हाँ, हाइपोक्सिया के लिए आप रिससिटेशन करेंगे, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करेंगे, बेबी को वार्म ब्लैंकेट से, बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे आप। लेकिन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बेचारे बच्चे में कहाँ से आएंगी, ये आएंगी जनरली जो टोडलर्स होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनमें देखने को मिलेगी, ना कि न्यूबॉर्न बेबी में। नेक्स्ट वन, द इम्यूनोग्लोबुलिन विच प्रोटेक्ट्स द न्यूबॉर्न अगेंस्ट एंट्रिक इन्फेक्शन इज। तो एंट्रिक इन्फेक्शन से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चे को बचाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgD, IgG या फिर IgM। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो न्यूबॉर्न बेबी को एंट्रिक इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा, तो वो होगा IgA। कौन सा, IgA। प्लेसेंटा को क्रॉस कौन कर सकता है, ओनली IgG। कौन सा, IgG। और यहाँ पर एंट्रिक इन्फेक्शन से बच्चे को कौन बचाएगा, IgA। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम डील्स विथ ट्रेनिंग हेल्थ पर्सनल इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन। तो कौन सा यहाँ पर प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए, सॉरी यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी की केयर और रिससिटेशन के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या करेगा, ट्रेन करेगा। RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सुमन या फिर NSSK। कौन सा कार्यक्रम है जो यहाँ पर बच्चे के लिए काम करेगा न्यूबॉर्न केयर और रिससिटेशन का, वो है यहाँ पर NSSK नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है जो बच्चे के लिए न्यूबॉर्न केयर और रिससिटेशन के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आपको मेन यही नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यदि लॉन्च पूछे तो हुआ था 2009 में। कब, 2009 में है जो यहाँ पर डॉक्टर और नर्सेस के लिए एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के बारे में बताने के लिए, ट्रेनिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, और जो RKSK है, RBSK है, ये दोनों किसके लिए हैं, ये जनरली जो एडोलेसेंस एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए। फिर यहाँ पर जो सुमन प्रोग्राम है, कौन सा है, सुमन प्रोग्राम है, ये भी गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम है, NHM ने लॉन्च किया था। और इस प्रोग्राम में क्या किया गया था, प्रेग्नेंट
वुमेन और न्यूबॉर्न के लिए यहाँ पर टारगेट किया गया था सुमन प्रोग्राम में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर A full-term newborn did not pass meconium in the first 24 hours. In which disease condition will they succor? तो यदि बेबी डिलीवर हो गया है, उसने अपने पहले 24 घंटे में मेकोनियम पास आउट नहीं किया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट 24 आवर में जनरली बच्चे मेकोनियम पास कर देते हैं, कुछ रेयर केस में 48 आवर तक का टाइम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि फर्स्ट 24 आवर में बच्चे ने मेकोनियम जो कि बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है पास नहीं किया, तो बच्चे को कौन सी कंडीशन डेवलप होने के चांसेस हैं? इंटरसेप्शन, सीलियक डिसीज, हिरस्प्रिंग्स डिसीज या फिर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। तो कौन सा यहाँ पर बच्चे के लिए प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं यदि बच्चे ने अपना पहला फर्स्ट पासिंग स्टूल मेकोनियम पास नहीं किया 24 घंटे तक? तो वो है यहाँ पर हिरस्प्रिंग्स डिसीज। क्या है? हिरस्प्रिंग्स डिसीज और मेगाकोलोन, जिसमें जो गैंग्लियोनिक सेल्स रहेंगी बच्चे की क्या रहेंगी? एब्सेंट रहेंगी, जिसके कारण जब गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी तो बच्चा क्या कर पाएगा? अपना मेकोनियम और जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो पास नहीं कर पाएगा। तो याद रखना है हिरस्प्रिंग्स डिसीज और मेगाकोलोन दोनों सेम कंडीशन है। तो न्यूबॉर्न बेबी में तब कब डायग्नोस की जाएंगी? जब बच्चा पहले 24 घंटे तक मेकोनियम पास नहीं करेगा, और मेकोनियम कहलाता है बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि गैंग्लियोनिक सेल्स क्या रहेंगी? एब्सेंट रहेंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द हार्ट दैट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस इन द वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट इज कॉल्ड। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि हार्ट का फंक्शन है क्या है? इम्पेयर है, गड़बड़ है, क्योंकि ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है बीच में। क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वेसल्स में, जिसके कारण ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो ये क्या कहलाएगा? वैस्कुलाइटिस, पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज, इस्चीमिया या फिर हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर एक कौन सा टर्म यहाँ पे यूज़ किया जाएगा जिसमें कहा गया है कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है? वो है यहाँ पर इस्चीमिया। क्या है? इस्चीमिया। अब इस्चीमिया में क्या होगा? या तो कुछ प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो आर्टरीज है वेसल्स है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगा? जब कुछ बीच में फंसेगा तो यहाँ पर या तो कोलेस्ट्रॉल के कारण यहाँ पर कुछ प्लग का फॉर्मेशन होगा, इसके कारण आर्टरीज क्या होंगी? हार्ड होगी, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जब ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं होगा तो हार्ट की फंक्शनिंग भी गड़बड़ होगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अ डिसीज दैट रिजल्ट ए नॉन रिवर्सिबल पैथोलॉजिकल अल्टरेशन एंड लीव्स रेसिडुअल डिसेबिलिटी इज कॉल्ड। तो कौन सी डिसीज कहलाएगी जो कि नॉन रिवर्सिबल है? कैसी है? नॉन रिवर्सिबल है। पैथोलॉजिकल अल्टरेशन है साथ में, मतलब जो कॉज है डिसीज का वो क्या है? अल्टर्ड है, और पर्सन में कुछ ना कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज कॉज कर सकती है। तो यहाँ पर वो डिसीज कौन सी है? एक्यूट, क्रॉनिक, कम्युनिकेबल या फिर स्पोरेडिक। तो कम्युनिकेबल डिसीज तो रिवर्सिबल होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आज मान लीजिए मलेरिया हुआ तो आपको कभी मलेरिया नहीं होगा, होगा कभी भी हो सकता है। आपको आज कोरोना भी, इस टाइम कोविड फैला था तो किसी किसी को 2-2 बार तक हुआ, इवन मुझे भी 2 बार हो चुका है। ऐसे ही तो कम्युनिकेबल डिसीज़ तो नॉन रिवर्सिबल में नहीं आएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। एक्यूट डिसीज़ भी आपको आज गैस्ट्राइटिस है, आज स्टमक में पेन हो रहा है तो आपको हो सकता है 1 वीक बाद भी हो जाए तो ये भी रिवर्सिबल होगा। फिर यहाँ पर जो डिसीज़ कहा है कि पैथोलॉजिकल अल्ट्रेशन साथ में आपको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी भी देगी, तो वो कहलाती है क्रॉनिक डिसीज़। कौन सी डिसीज़ कहलाएंगी? क्रॉनिक डिसीज़, जो कि लंबे टाइम से है। आपको कब से है? लंबे टाइम से। एक्यूट डिसीज़ तो शॉर्ट टर्म में रहेंगी, लेकिन क्रॉनिक कैसी रहेंगी? लंबे टाइम से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर डिप्थीरिया इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड। तो डिप्थीरिया है जो कौन से बैक्टीरिया के स्ट्रेन के कारण होगा? कॉर्निबैक्टीरियम, क्लोरिस्ट्रीडियम, बॉर्डेटेला या फिर लीशमैनिया। डिप्थीरिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के थ्रू होगा, और जनरली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा और फैलेगा कैसे? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। तो ये कौन सा इन्फेक्शन हो गया?
बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के थ्रू होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइलेरियासिस इज द कॉमन टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय। फाइलेरियासिस एक कॉमन टर्म यूज किया जाता है, तो किस ग्रुप की डिसीज के लिए किया जाता है? वायरस, बैक्टीरियल, पैरासाइटिक नेमेटोड्स या फिर फंगई। तो फाइलेरियासिस एक टर्म यूज किया जाता है और डिसीज किसके कारण होती है पैरासाइटिक नेमेटोड्स के कारण। किसके कारण होगी? पैरासाइटिक नेमेटोड्स के कारण। यहाँ पर आपके लिए यदि फाइलेरियासिस एग्जाम में आता है तो फाइलेरियासिस किसके थ्रू होता है जनरली? ये होगा पैरासाइटिक नेमेटोड्स के कारण, जो कि जनरली आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ वेसल्स है, उनको अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर CBHI stands for which is a wing of Directorate General of Health Services in the Ministry of Health and Welfare। CBHI का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, तो CBHI का फुल फॉर्म क्या है? जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक हिस्सा है, विंग है, क्या है? एक पार्ट है। कंट्रोल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंस्पेक्टर या फिर नन ऑफ दीज। तो CBHI का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंसी, जो कि 1961 में बनाई गई थी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ही एक पार्ट है, जो कि पूरी कंट्री में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है। कौन? CBHI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू NSP TB एलिमिनेशन, क्या है? NSP के अकॉर्डिंग TB एलिमिनेशन के लिए यहाँ पे कहा है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान। NSP का मतलब है यहाँ पर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के अकॉर्डिंग TB एलिमिनेशन के लिए इंटीग्रेटेड इनटू द 4 स्ट्रेटेजिक पिलर। तो यहाँ पर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान ट्यूबरक्लोसिस के तहत कौन से 4 पिलर हैं जो TB को एलिमिनेट करने के लिए बनाए गए हैं? डिटेक्ट, ट्रांसफर, प्रिपेयर एंड ब्लॉक, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड, डायग्नोस, ट्रीट, प्रिवेंट एंड ब्रेक या फिर डिफाइन, ट्रीट, प्रिपेयर एंड ब्लॉक। तो यहाँ पर जो गोल रखा गया था, क्या था? यहाँ पर गोल रखा गया था कि हमें 2017 से 2025 तक क्या है जो NSP था 2017 से 2025 तक हमें क्या करना है? TB को एलिमिनेट करना है। ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने का जो NSP टारगेट था वो कब तक का था? 2017 से 2025 तक। इसके तहत जो 4 पिलर थे, फर्स्ट था यहाँ पर डिटेक्ट करना। क्या था? TB को हमें पहले क्या करना है? डिटेक्ट करना है। जो भी ड्रग सेंसिटिव TB हो या फिर जो रेसिस्टेंट TB वाले पर्सन हो उनके लिए, फिर हमें डिटेक्ट करके उनको क्या करना है? ट्रीट करना है। ट्रीट करने के बाद फर्दर इन्फेक्शन को हमें प्रिवेंट करना है। देन आफ्टर हमें उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि उनको दोबारा से TB ना हो पाए। है जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान था TB एलिमिनेशन के लिए, तो उसके 4 पिलर क्या थे? डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड। क्या है? डिटेक्ट करना है TB को, हमें ट्रीट करना है, प्रिवेंट करना है और ऐसी पॉलिसीज़ और सबको बिल्डअप करना है जिससे हम दोबारा से उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है यहाँ पर मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन इज टू रिवाइटलाइज एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ प्रैक्टिसेस। तो माँ प्रोग्राम है, माँ क्या है यहाँ पर? माँ प्रोग्राम है यहाँ पर। तो इस माँ प्रोग्राम के तहत क्या कहा गया है? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। तो किसके लिए लाया गया था? जिसमें प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रैक्टिसेस अपनाई गई थी। तो ये प्रोग्राम लाया गया था 5 अगस्त 2016 को। पहली बार इसको असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। किसके लिए? ऑप्शन में है एंटीनेटल मदर के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए, मदर्स न्यूट्रिशन के लिए या फिर पोस्ट नेटल मदर के लिए। जो माँ प्रोग्राम है, माँ से समझ में ही आ रहा है किसके लिए? बच्चों के लिए रहा है। तो ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए
इस प्रोग्राम को 5 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। माँ का मतलब यदि फुल फॉर्म एग्जाम में आता है तो है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। 5 अगस्त 2016 को जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उनके लिए, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम लाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एम्स टू प्रोवाइड एश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सली टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन ऑन द एवरी मंथ। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रोग्राम है, यहाँ पर PMSMA प्रोग्राम लाया गया था। तो इस प्रोग्राम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट एंटीनेटल केयर करवाई जाएगी। हर महीने की किस तारीख को ये केयर दी जाएगी? 9th को, 1st को, 31st या फिर 15th को। चाहे महीना 31 दिन का हो, 30 दिन का हो, 28 दिन का हो, लेकिन तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रोग्राम है, इसके तहत महीने की 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख को जो एंटीनेटल चेकअप है वो होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी चार्ज नहीं होगा। यूनिवर्सली जितनी भी प्रेग्नेंट मदर हैं उनका हर महीने 9 तारीख को फ्री आपका चेकअप होगा, चाहे वो PSC सेंटर होंगे, CSC होंगे, सभी जगह। कब? 9 तारीख को। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम गिव होम ट्रीटमेंट फॉर न्यूबॉर्न बाय आशा। तो यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है जो आशा वर्कर है न्यूबॉर्न बेबी को होम ट्रीटमेंट दे सकती हैं? RBS के, JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, NSS के नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम या फिर HBNC प्रोग्राम। तो यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम होगा जिसके तहत जो आशा वर्कर न्यूबॉर्न बेबी को केयर दे सकती हैं? तो वो होगा यहाँ पर होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। कौन सा प्रोग्राम? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। यहाँ पर आपका आधा आंसर तो क्वेश्चन में ही छुपा है, कहा है कि होम ट्रीटमेंट आशा वर्कर देंगी वो भी। तो कौन सा प्रोग्राम होगा? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर प्रोग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पर, और ये प्रोग्राम लाया गया था 2011 में। जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी डेट आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मिशन परिवार विकास इज एन इनिशिएटिव डायरेक्टेड टू। तो जो यहाँ पर मिशन परिवार विकास है, क्या है? मिशन परिवार विकास प्रोग्राम है। ये इनिशिएटिव लाया गया था किसके लिए? प्रमोट द एंटीनेटल केयर, प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, प्रमोट फैमिली प्लानिंग या फिर प्रमोट द मैटरनल केयर। तो ये प्रोग्राम लाया गया था जनता को कंट्रोल करना, क्योंकि इंडिया की जनता बढ़ती जा रही है। वो टाइम दूर नहीं जब इंडिया चाइना को भी क्रॉस कर जाए, पॉपुलेशन के मामले में बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर मिशन परिवार विकास इसी के लिए लाया गया था कि हमें क्या करना है? फैमिली प्लानिंग के लिए प्रमोट करना है, अवेयरनेस फैलाना है। जो यहाँ पर टोटल 100 परिवार विकास का मतलब फैमिली बढ़ने से हमें रोकना है कि 2 बच्चे ठीक हैं, इसी टाइप का कुछ था यहाँ पर इनका जो एम था। तो मिशन परिवार विकास का क्या काम था कि फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना। इसके तहत जो पूरे इंडिया के 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज हाईली तरीके से प्रोवाइड करवाना, लोग उसको अपना सकें उसके बारे में जागरूक करना। और यहाँ पर जो 146 तो जो हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए, जिसमें टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी? 3। और यहाँ पर कुछ 7 हाई फोकस स्टेट थे, तो उनके लिए इस प्रोग्राम को लाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ मेनी डिसीज आर कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन तो भैया हर एक एग्जाम में आ रहा है, चाहे आप CHO का दे रहे हो, इवन नॉर्सेट में भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत है जो कितनी डिसीज कवर की जाती हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके तहत जो डिसीज कंट्रोल की जाती हैं वो है मलेरिया, फाइलेरियासिस, काला अजहर, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया एंड लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो टोटल 6 डिसीज यहाँ पे कवर की जाती हैं। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम 2002 में आया था, इसके तहत इन 6 डिसीज को कवर किया जाता है। कौन कौन सी हैं फिर से सुनिए? काला अजहर, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया।
ये डिसीज़ इसमें कवर की गई हैं। 2002 में प्रोग्राम आया था, टोटल 6 डिसीज़ को यहाँ पे कवर किया गया है। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी मेंबर्स पर फैमिली कैन बी एनरोल्ड अंडर PMJAY स्कीम। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत है, यहाँ पर कितने फैमिली के लोग एनरोल किए जा सकते हैं? 4, 6, 10 या फिर कोई भी लिमिट नहीं है, चाहे एक परिवार में 10 लोग ही क्यों ना हो। तो PMJAY स्कीम के तहत फैमिली का जो अमाउंट पूछा पहले हेल्थ के लिए तो वो है 5 लाख, फिर पूछा है यहाँ पर कितने लोग एनरोल कर सकते हैं, तो वो है कोई भी लिमिट नहीं है। देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, कितने मेंबर हैं इसकी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट वन, फुल नेम ऑफ आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना का पूरा नाम क्या है? आयुष्मान भारत जन उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री बीमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आयुष्मान भारत योजना है इसका पूरा नाम है PMJAY स्कीम। क्या है? PMJAY मीन्स आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ पोषण अभियान। पोषण अभियान का मेन काम क्या है? इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल आउटकम ऑफ चिल्ड्रन, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर लैक्टेटिंग मदर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो पोषण अभियान है, क्या है? पोषण अभियान है। तो पोषण अभियान का यहाँ पर मेन एम क्या रखा गया है? तो पोषण अभियान का मेन एम रखा गया है कि ये सभी ग्रुप जो बच्चे हैं, बच्चों के अलावा यहाँ पर जितनी भी प्रेग्नेंट मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, इन सभी को यहाँ पे टारगेट किया गया है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आर ऑल एक्सेप्ट। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के सभी ऑब्जेक्ट हैं किसी एक को छोड़कर। प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्रमोट द एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज, प्रोवाइड्स फ्री एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स टू ऑल या प्रोवाइड एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर। तो नेशनल मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। यदि आप अकेले अपने घर में पैक रहेंगे, बाहर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, तो ये भी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर मेंटल हेल्थ नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको डिप्रेशन हो गया, मैनिया हो गया तो आप अपना चेक कराने ही नहीं जाएं। हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट है। फिर आता है मेंटल हेल्थ केयर के बारे में जागरूक करवाना, लेकिन सबको एंटीसाइकोटिक्स ड्रग प्रोवाइड नहीं करवाना है, क्योंकि ये काम प्रोग्राम्स में नहीं होगा। ये काम डॉक्टर्स करेंगे, किसको ज़रूरत है किसको नहीं है, ये इसका एम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। जो नेक्स्ट क्लास होगी मॉडल पेपर सेकंड होगा इसके आगे का, क्वेश्चन नंबर 31 से, उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। ऑन विच ईयर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान वॉज लॉन्च्ड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। तो NHM के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लॉन्च किया गया था कब? 2016 में, 2017 में, 2019 में या फिर 2018 में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट कर सकते हैं एज यू विश। और जिनके भी पेपर हैं, चाहे आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो, तो अब मॉडल पेपर सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। जो भी लोग लैब टेक्नीशियन ANM की तैयारी कर रहे हैं उनको वीक में 3 और 4 क्लास है जो होगी आपकी ANM और लैब टेक्नीशियन वालों के लिए भी बताया जाएगा कि आपका कहाँ का सिलेबस कैसा आएगा, आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक